माय चैनल। मार्केट लगातार 3 दिन बंद रहने के बाद सोमवार को 4 तारीख को आपके लिए मार्केट खुला और मार्केट की कई खबरें जो निकल के आ रही हैं उन पर मैं ये आपको पूरा वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। उन खबरों को आपको डिटेल में समझना है और इन खबरों को अगर डिटेल में पूरा अगर वीडियो देख के आप समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि कल के बाजार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन खबरों को। तो उन खबरों से पहले चलिए बात करते हैं डेली की तरह जैसे हम रूटीन है FIS की डाटा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो FIS ने आज जो है 4 नवंबर को 4329 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट जो है DI ने सिर्फ 2936 करोड़ की बाइंग करी है। तो FIS की सेलिंग का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हमारे बाजार में पड़ता है वो पड़ता है डॉलर पे। डॉलर जो है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लगभग 84.15 रुपये के प्राइस पे डॉलर पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 84.11 था। अब डॉलर के प्राइस के बढ़ने से क्या जाता है, हमारा रुपये कमज़ोर अगर होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे व्यापार में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम जो है इम्पोर्ट कंट्री, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और बाहर से जितनी भी चीज़ें मंगाते हैं उनकी जो ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है। अब ऐसे में हमें डॉलर को लेने के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, मतलब हमें ट्रेड महंगा पड़ेगा इंपोर्ट करते हुए समय। इसका हमारे बाज़ार पर ये असर पड़ता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रूड बाहर से परचेज करते हैं, जिस हमें डॉलर भी परचेज करना पड़ेगा। जिस क्रूड का हम पहले 84 रुपये देते थे अब 84.15 देने पड़ेंगे, 15 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो हमें इससे हमारे बाज़ार में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी और डॉलर के प्राइस बढ़ना जो भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। डॉलर के प्राइस की बात करेंगे। आज कुछ रिजल्ट आए हैं, रेलवे के शेयरों के रिजल्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं IRCTC की। इन जो रेलवे के शेयरों ने आपको 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, कोई चार गुना हो, कोई 6 गुना हो, कोई 7 गुना हो गए। लेकिन रिटर्न के साथ साथ अगर ये अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, क्वार्टरली अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो ये रिटर्न जो है उल्टे भी हो सकते हैं, आपको शेयर टूटते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको जो इन कंपनियों के जो आपने ले रखी हैं, बाई कर रखी हैं, उनके रिटर्न की एंजॉय नहीं करनी, उनके रिजल्ट की भी अपडेट रहना चाहिए रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने रिजल्ट दिए, आपको रिटर्न दिए हैं, अगर उस तरह से वो रिजल्ट नहीं देते तो आपके रिटर्न उल्टे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं IRCTC के रिजल्ट के बारे में। इसका जो रिजल्ट निकल गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो IRCTC का जो रिजल्ट है, यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। ये जो है सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले सितंबर क्वार्टर का है और ये पिछले जून क्वार्टर का। तो आप देख रहे हैं पिछले सितंबर क्वार्टर में 992 करोड़ का रेवेन्यू था, इस सितंबर क्वार्टर में 164 करोड़ हो चुका है रेवेन्यू में। ईयर ऑन ईयर तो अप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू में गिरावट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेंगे, ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू राइज करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर 308 करोड़ की प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर पे 308 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में आपको थोड़ा बहुत स्लाइटला जंप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जंप तो है, लेकिन जो इसके बारे में जो एस्टिमेट लगाए गए थे प्रॉफिट का, वो लगाया था 310 के आसपास लगाया था कि इतने प्रॉफिट इसको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एस्टिमेट इतने बीट नहीं कर पाया, स्लाइटली एस्टिमेट बीट करने से रह गया। तो इसका देखते हैं कल मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। मार्केट इसको ईजी भी ले सकता है और इसको ज़्यादा नेगेटिव भी ले सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ एस्टिमेट बीट तो हुए हैं, पर उतने एस्टिमेट मिस तो हुए हैं, पर उतने बड़े मार्जिन से नहीं हुए, छोटे मोटे मार्जिन से हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले शेयर के बारे में। आज IRFC का भी रिजल्ट आया और रेलवे के सभी शेयरों के रिजल्ट अब आने शुरू हो गए। रेलवे के शेयरों ने जितने आपको रिटर्न दिए हैं, अब आप उनके रिजल्ट देखिए। अगर रिजल्ट उतने नहीं अच्छे नहीं आए रिटर्न के हिसाब से तो गिरावट हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। तो हमारी जो अगली कंपनी है टाटा पावर है। टाटा पावर के बारे में जो CLS रेटिंग एजेंसी है, इसका निकल के आ रहा है कि इसने इसको 33% डाउन साइड का रेटिंग दिया है कि 33% डाउन होगा, क्योंकि जो ये है जो अपना जो है फंडामेंटल के देख के और काफ़ी अभी तक भाग चुका है, काफ़ी अच्छे से रिटर्न दिए हैं। तो अब इसमें 33% का डाउन साइड ये दिखा रहा है। और इसने ये भी कहा है CLS बिलीव दैट ओनली ब्राइट स्पॉट जो इसका रहेगा वो है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंक्रीज हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का हो रहा है, लेकिन बाकी में ये उतना नहीं कर पा रहा है। तो जो फ्यूचरिस्टिक और जो अपने जो फंडामेंटल है उसके कारण ये इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अब अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया इस ग्रोथ को तो आगे इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है 33% की। तो टाटा पावर के बारे में जो उस CLS ने डिटेल में बताया हमें, वो ये बताया कि टाटा पावर में जो है अभी तक जो आपको अपसाइड देखने को मिल रही है वो इसके रिटेल इन्वेस्टर के दमखम पे देखने को मिल रही है। देखो इसमें जो पिछले सितंबर क्वार्टर में था वो 44 लाख के आसपास, एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर में जो 44 लाख के आसपास जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर थे जो 23% थे, ये जो इस सितंबर क्वार्टर का। लेकिन जो पिछले साल था लास्ट ईयर का वो 37 लाख के आसपास। तो रिटेल इन्वेस्टर के दम पे और अपने जो थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल उनके दम पे इसने अच्छी ग्रोथ दिखा दी। लेकिन अब इसमें डाउनग्रेड का CLS ने रेटिंग दी है कि डाउन होगा 33%। अब ये तो देखने वाली बात है कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी तो कई बार देती हैं, पर
हर बार ऐसा नहीं होता, कईयों का हो जाता है, लेकिन इस रेटिंग एजेंसी के कारण आज इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। इसका जो 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 प्रॉफिट था वो 926 करोड़ के आसपास था। ये जो आधे से ज़्यादा अदर इनकम से आ रखा है और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से आ रखा है। उसके आप जो इसके मेन जो पहले बिजनेस था, पहले आपको पता होगा कि टाटा पावर उतना अच्छा ना तो प्रॉफिट देता था और ना इसके रिटर्न उतने अच्छे देते थे। जो कुछ भी मिला है इसको जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारण ही इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली होगी। तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो इसमें ये कहा, उसने कहा है कि इसमें CLSA ने कि इसकी जो मेन जो बिज़नेस है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। उसके बाद इसमें कई जो रेटिंग एजेंसी ने भी इसके बारे में डिटेल में बताया है कि जैसे कि 6-7 रेटिंग एजेंसी ने इसको जो पॉजिटिव दिया है, बाई का दिया है, लेकिन कुछ रेटिंग एजेंसी ने इसको सेल का दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 23 एनालिसिस ने इसके बारे में डिस्कशन किया, जिसमें से 14 ने जो है इसको बाई की रेटिंग दी है, लेकिन एक ने होल्ड की दी है और जो 8 ने इसको सेल की रेटिंग दी है। तो ये रेटिंग एजेंसी ऐसी रेटिंग देती रहती है। तो इसके बारे में ये अपडेट आज थी, जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी की एनालिसिस करके ही वो देते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि वो सच हो जाए, लेकिन कभी कभार हो भी जाती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्पोर्ट के बारे में कि दूसरी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो HDFC बैंक के बारे में निकल के आ रही है। HDFC बैंक ने कहा है कि 5 नवंबर और 23 नवंबर को ड्यूरिंग जो अभी जो 12 बजे के बाद जो है इसका जो है UPI सर्विस जो है डाउन रहेगा थोड़ा, मतलब क्योंकि एसेंशियल मेंटेनेंस इसमें चल रहा है। जितने भी नॉन फाइनेंशियल हैं UPI ट्रांजेक्शन जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे इस पीरियड में, रुपी कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कब है? 5 नवंबर को रहेगा, ठीक है, और 23 नवंबर को रहेगा। इसमें ये इसका कारण जो ये है कि एसेंशियल जो मेंटेनेंस चलती है इन कंपनियों की वो इसमें होनी है, जिस कारण ये ऐसा डाउन रहेगा। तो आपको टाइमिंग भी देख लें, टाइमिंग क्या है। तो 5 नवंबर को है 12 बजे से, यानी कि अभी से 1 घंटे बाद, और 2 बजे तक ये डाउन रहेगा। और 23 नवंबर को जो है 12 बजे से 3 बजे तक डाउन, यानी 2-3 घंटे का डाउन ये रात को रहेगा। ये बात इनकी अच्छी है कि ऐसे टाइम पे मेंटेनेंस कर रहे हैं जब कस्टमर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि 12 से 2-3 बजे तो बहुत ही यूज़र रहते हैं, कम रहते हैं। तो इसके जो मेंटेनेंस के बारे में आपको एक खबर थी कि UPI इस टाइम पे बंद रहेगा। आपको कहीं भी UPI यूज़ करना है उसके बारे में ध्यान देना होगा कि इस टाइम पे UPI बंद रहेगा। अब चलिए बात करते हैं एक और नज़र पे। आजकल बाज़ार में अगर आप कोई भी बाइंग करें तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। ये है US इलेक्शन। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। कमला हैरिस जीती है, डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, और कौन भारत के लिए अच्छा होगा, कौन अमेरिका के लिए अच्छा होगा, ये डिस्कस करना। अपने एनालिसिस के तौर पे आपको इस चीज़ पे ध्यान देना। अभी आपको कोई भी बड़ी बाइंग करने से बचना होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट इसके नहीं आते हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो इनकी नीतियाँ बताएंगे कि ये कौन हमारे व्यापार के लिए अच्छा है, कौन कैसा अच्छा है। तो उसके बारे में आपको सोच समझ के इस जो इलेक्शन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरे चैनल पे इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।